सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि आप लोगों की मंडे मॉर्निंग अच्छी जा रही है। मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा एक्साइटिंग गुजरी है। आई वाज रियली बिजी दिस पास्ट वीक। मैं आप लोगों के साथ अपनी आई कीप टॉकिंग टू यू गाइज अबाउट माई लाइफ। मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस पिछले हफ्ते के अंदर मैंने एक बात रियलाइज़ करी है कि जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो माँ बाप होते हैं, और अब हम में से बहुत सारे लोग, माई सेल्फ इंक्लूडेड, हम लोग पेरेंट्स हैं, मगर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो कितने ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी में, ये जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे ख़्याल में तब हमें पता चलता है कि हाउ वेरी इंपॉर्टेंट दे आर। तो मैं चाहती हूँ, अभी रमज़ान आने वाला है, 1-2 दिन की बात है, मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग इस रमज़ान बहुत सारी अच्छी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी वी ट्राई टू बी बेटर पीपल। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग बेहतर इंसान बने, मगर मेरे ख़्याल में इस रमज़ान हमें ये भी ट्राई करना चाहिए कि हम लोग अपने पेरेंट्स से अपसेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ उनकी बात हमें बुरी लग जाती है। नॉट ओनली उसको दरगुजर करना चाहिए, मगर थोड़ी सी उनकी खिदमत करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक पेरेंट्स की खिदमत इज़ लाइक एक इबादत की तरह है। इट्स सो रिवॉर्डिंग, इट्स अमेजिंग। आई जेन्युइनली थिंक कि इस सारे हफ्ते गुजारने के बाद, एक खौफनाक हफ्ता गुजारने के बाद, मैं इस नतीजे पे पहुंचूँ कि पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि रमज़ान बिल्कुल करीब है, आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान बजटिंग के बारे में। पूरे दुनिया के अंदर जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से हो, मुस्लिम त्यौहार हो, किसी भी रिलीजन का त्यौहार हो, प्राइसेस जो होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। हमारा मुल्क एक अनोखी मुल्क है जहाँ पे प्राइसेस जो है हमें पता होता है, पहले से ही पता होता है रमज़ान आने वाले हैं, प्राइस बढ़ने वाली है, तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ती है और उसके बड़े अच्छे से हमें वो दिए जाते हैं, वजूहात दी जाती हैं कि ये इस वजह से हो रहा है और ये इस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है। बट होता ये है कि ज़रूरी यही होता है कि जो ये घर की खाने पीने की अशियाँ हैं, इनकी प्राइसेस के अंदर इतना बड़ा हाइक आता है रमज़ान के अंदर और रमज़ान से एन पहले कि कमर टूट जाती है। तो हम आज बात करेंगे कि अपने आप को रमज़ान में हम लोग किस तरह बजट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि रमज़ान में हम सारा 3 वक्त का खाना तो खा नहीं रहे होते, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो 2 वक्त का खाना खा लेते हैं, उससे ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता। बट फॉर सम रीज़न रमज़ान के अंदर हम लोग बड़े बिकॉज वी ट्राई टू डू दावत्स, वी ट्राई टू हैव पीपल, लोगों को बुलाते हैं, इफ्तारियाँ इकट्ठे करते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, तो उसकी वजह से बजट जो है वो काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और रमज़ान के आने से पहले वो एक हाबड़े की हालत के अंदर, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेती हूँ कि शायद हम इफ्तारी पे ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, 18 किस्म की खजूरें ले लेते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को थोड़ा बेहतर तरीके से बजट करना चाहिए। शॉपिंग लिस्ट बनाएं उन चीज़ों की जो कि आपके घर में ज़्यादा खाई जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके घर के अंदर पकोड़े ज़्यादा बनते हैं तो बेसन ज़्यादा ले लें, मैदा लेने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा कम ले लें, कदरें कम कर लें। अगर आपके घर के अंदर अफ्तारी के अंदर कोई एक ऐसा स्पेसिफ़िक चीज़ है जो कि आप लोग ज़्यादा मामूल के अंदर खाते हैं, तो आप उसको ज़्यादा ले लें, बाकी चीज़ों को थोड़ा कम कर दें जो कि आप महीने में ले रहे होते हैं। फ्राइंग अगर ज़्यादा हो रही है तो ऑयल ज़्यादा ले लें, अगर कम हो रही है और आप रमज़ान में एक्चुअली फ्राइंग नहीं करते, वेरी गुड फॉर यू वैसे बाय द वे, तो आप ऑयल कम कर लें। जो चीज़ें कहाँ से कम कर सकते हैं वो कर। दूसरी एक और बात ये है कि मैंने इस दफ़ा नोटिस किया है, एक दफ़ा ट्राई करके भी देखा है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, ग्रोसरीज़ की स्पेशली, ये बहुत सेट रहती है। उसकी वजह ये है कि जब हम दुकान के अंदर फिज़िकली जाते नहीं हैं तो वो चीज़ हम जब उसको देखते हैं तो उस हम ललचाते नहीं हैं, वो हमारा दिल नहीं होता कि यार इसको ले ही लेते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है, वो वाला सीन नहीं होता। तो ऑनलाइन शॉपिंग एक बड़ा अमेजिंग एक और नुस्खा है कि हम रमज़ान के अंदर अगर अपने बजट को रखना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत तहम्मुल से हो जाती है, आपको टेंशन नहीं होती कि घर पे पटाखे बज रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं वगैरह वगैरह, उस तरह की कोई टेंशन नहीं होती। तो उस वजह से वो हम बड़े आराम से उसको ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं।
दूसरा ये कि एक यहाँ पर एक पहले हमारे पास एक मेहमान आई थी, उन्होंने बड़ी अच्छी हमें टिप दी थी कि जब भी शॉपिंग पे जाएं, ग्रोसरी शॉपिंग पे स्पेशली, हमेशा खाना खा के जाएं और 50 लोग ना जाएं, कम लोग जाएं। अगर पूरा फैमिली जाएगा, आपका बच्चा उस तरफ भागेगा, वो 10 चीज़ें लेकर आएगा, हस्बैंड आपके उधर जाएंगे, वो पता नहीं क्या लेकर आएंगे, आपको खुद क्या अच्छा लगेगा वगैरह वगैरह। इस तरह कोशिश ये करें कि कम लोग जाएं और एक लिस्ट के साथ जाएं और उस लिस्ट को स्टिक करें, उस लिस्ट से ज़्यादा वेरिएंस ना करें, ये ना कहें। और अगर अपने आप को आप सेकंड गेस कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लिस्ट भी बनी होती है, मैं अपने साथ बता रही हूँ आपको, मैं अपने आप को सेकंड, मिर्चें हैं नहीं, पता नहीं। और ये जनरली मसालों वाले आयल के अंदर जाके ख़वातीन जनरली फिर जाती हैं, क्योंकि हमें याद नहीं आ रहा होता कि ज़ीरा क्या पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो ये वाली जो बात है, अगर आपको भूल गया और आपकी लिस्ट में नहीं लिखा हुआ, ना लें, कुछ नहीं होता दोबारा भी आएगी, कल भी आनी है, दोबारा ले आएंगे। तो एनीवेज हम बात करेंगे लेटर ऑन इन द शो रमज़ान के बजट के बारे में, किस तरह अपने आप को बजट के अंदर स्टिक करना है। अभी मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, मेरे पास थोड़ी सी खबरें हैं आपको बताने के लिए, तो हम चलें ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग आपको, मैं जाने से पहले ये बोल के गई थी, हाय अल्लाह देखना कमर में भी कभी कभी दर्द हो जाती है, मगर मैं जाने से पहले बोल के ये गई थी कि मैं आपको बताऊंगी आज की जो मेरे पास थोड़ी सी खबरें हैं जो कि काफ़ी रेलेवेंट हैं रमज़ान से। तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, काफ़ी गुड न्यूज़ है। के इलेक्ट्रिक ने इस दफ़ा अपने मुंह से बोला है कि रमज़ान के अंदर कम से कम सहर और इफ्तार के ऊपर लोड शेडिंग नहीं होगी। सो बेसिकली के इलेक्ट्रिक के CEO मुनिस अलवी ने प्रॉमिस किया है कि रमज़ान में इस दफ़ा कराची में गर्मियों में इन जनरल लोड शेडिंग कम होगी। उसकी वजह क्या है कि उनके पास वो पावर सिर्फ 25% फीडर से ले रहे हैं। उन्होंने काम करना था एक 220 किलोवाट का DA डबल सर्किट जो है पावर प्लांट जामशोरों में, वहाँ पर भी काम मुकम्मल हो गया है। और 70% जो बिन कासिम पावर प्लांट 3 प्रोजेक्ट था, वहाँ पर भी काम मुकम्मल हो गया है। उसकी वजह से गर्मियों के अंदर हमें थोड़ी सी लोड शेडिंग की दिक्कत कम पड़ेगी। दूसरा मैं आपको ये बताती चलूँ कि इलेक्ट्रिक के ऑफिसर जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, उनका ये कहना है कि 2023 तक यानी कि 2023 तक के इलेक्ट्रिक अपनी लोड शेडिंग को कर्ब कर देगी 93%। आई होप दैट हैपन्स। ये 2021 चल रहा है, 2 और साल की बात है। मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं, देखेंगे कि होता क्या है। आपको ये भी बताती चलूँ कि ट्रांसमिशन सिस्टम बेहतर होने की बिना पर के इलेक्ट्रिक ने ये बोला है कि 400 मिलीमीटर बारिश तक की सस्टेन कर सकती है। यानी कि जब बारिश होगी तो के इलेक्ट्रिक की जिस तरह बत्ती अभी एक टपका गिरता है आसमान से, कतरा टपकता है और पुफ करके बत्ती जाती है, तो शायद इस साल ऐसा ना हो। अगेन लाइक आई सेड कि मैं सिर्फ ये बातें बताती हूँ जो कि के इलेक्ट्रिक ने बोली हैं। अब होता क्या है ये हम देखेंगे। इसी के साथ हमारी अगली जो ख़बर है वो ये है कि बहुत सारा अभी पिछले 1-2 महीने के अंदर मोबाइल्स चोरी हो रहे थे, तो PTA ने एक नई चीज़ लॉन्च करी है। ऑटोमेटेड सिस्टम है, आप इंटरनेट के ऊपर जाके लॉस्ट एंड स्टोलन डिवाइस सिस्टम, बेसिकली LSDS, उसमें ये होता है कि आप अपने ब्लॉक कर सकते हैं IMEI नंबर अपने मोबाइल का, अगर वो गुम गया है आपसे या चोरी हुआ है, तो उससे ये होगा कि वो जिस बंदे ने, अगर आपसे फॉर इंस्टेंस चोरी हुआ है तो वो किसी के काम का नहीं होगा, अगर गुम भी हुआ है तो भी किसी के काम का नहीं होगा, वो सिर्फ आपके काम का होगा। ये जो नया सिस्टम है ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है इसको। बड़े आराम से आप अपने जाके अपने मोबाइल को उसका IMEI नंबर और थोड़ी सी आपको और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। आप ये कार्रवाई सारी की सारी कर सकते हैं www.pta.gov.pk के ऊपर। दोबारा से बता रही हूँ www.pta.gov.pk के ऊपर। ये ऑब्वियसली, और जब फाइनली अगर गुमा है, फॉर इंस्टेंस अगर गुमा है और आपने मोबाइल रिकवर किया तो उसकी रिकवरी के लिए अनब्लॉकिंग भी इसी
वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। तो दिस इज़ अ रियली गुड इनिशिएटिव। अगर आपको कॉल करना है तो इसका टोल फ्री नंबर भी है 0800-25-625 पे आप कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं, या ईमेल करके imei@pta.gov.pk के ऊपर ईमेल करके आप मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे पास थोड़ी सी मज़ेदार सी खबरें हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी। तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। सबा कमर ने अपने नए यूट्यूब चैनल के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नया गाना लॉन्च किया है। उसका नाम है चिंगारियाँ। ये गाना काइंड ऑफ उनकी ज़िंदगी के अंदर जो सब कुछ चल रहा है उससे रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को पता है। उन्होंने अभी थोड़े अरसे पहले डिक्लेयर किया था कि वो शादी करना चाह रही हैं अपने फियांसे अजीम खान के साथ, मगर अपेरेंटली कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं सामने जिससे उन्होंने इसको कॉल ऑफ कर दिया है। छोटी सी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ सबा की। इस गाने को गाया है मुस्तफ़ा जाहिद ने, और इनके जो चीख के को स्टार थे सबा के ही, इमाद इरफानी ने, उनको सबा ने इन दोनों को थैंक किया है टू मेक दिस सॉन्ग पॉसिबल। बहुत सारा जो इस गाने की वीडियो है वो बहुत सारी जो है अंडर वाटर थी। इट्स रियली कूल सॉन्ग, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया है। ऑब्वियसली इट्स आई थिंक मे बी ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग हर स्टेट ऑफ माइंड। उन्होंने बोला है कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है टू keep on trying for love. So I hope कि सबा she feels better. अभी थोड़ा वक्त अपने आप को दें to heal and recover, and इंशाल्लाह one day, why not? Why can she not find love again? इसी के साथ मैं अपनी अगली खबर की तरफ जाना चाहती हूँ, जो कि दानिश नवाज़ का एक ड्रामा था जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, और रमज़ान के अंदर ये ड्रामा हर रोज़ मिलेगा। हर रोज़ नहीं तो हर हफ्ते तो ज़रूर देखने को मिलेगा। काफ़ी लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट था। पहले मैं आपको इसका ट्रेलर दिखाती हूँ। इस ड्रामे का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। ये रमज़ान में आपको अपनी स्क्रीन्स पे नज़र आएगा हम टीवी के ऊपर। इसके अंदर हैं उस्मान खालिद भट्ट, मीरा सेठी, आयज़ा खान। इसके अंदर नए भी कुछ लोग आए हैं, अरसलान नसीर, आयमन सलीम, मानी, कबी खान, तारा महमूद, अली सफ़ीना, फरहान अली आगा, शहरियार जैदी, सलमा आसिम, अस्मा अब्बास, उज़मा बेग, हिरा सुमरो, आयशा मिर्ज़ा, बहुत सारे लोग हैं। हम भी देखेंगे, प्राइम टाइम पे ये होगा। आई होप कि हम ये ड्रामा एंजॉय करें। काफ़ी लाइट हार्टेड है, इसके अंदर काफ़ी कोई दुख शुक टाइप का सीन नहीं है। इट्स अ फन स्टोरी, तो होपफुली इट शुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच। ये बेसिकली मोमिना दुरेद प्रोडक्शन से है, एंड इट विल, आई डोंट नो, अभी तक तो बहुत मुझे इसका ट्रेलर तो बहुत फ़न लगा। आई एम श्योर आप लोग भी इंजॉय करेंगे। इसी के साथ ये इख्तिताम पर आती हैं मेरी जो एंटरटेनमेंट की खबरें हैं। मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलवाऊँगी, तो कहीं ना जाइएगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एवरीवन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे अगले मेहमानों ने हमें हमारे सेट पे ज्वाइन कर लिया है, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ हैं मिस्टर मोहम्मद उवैस, जो कि पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं रोटरी क्लब कराची के, और हमारे साथ हैं परवेज़ मदरसवाला, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं रोटरी क्लब कराची के। कैसे हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू बोथ? गुड। आप लोग अच्छे हैं? अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि रोटरी क्लब है क्या? जी, रोटरी क्लब जो है वो जब आया था, इस्टेब्लिश हुआ था 1905 में यूएसए में। 4 दोस्तों ने मिलके उसको रोटरी क्लब को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। आज रोटरी क्लब वर्ल्ड वाइड 35,000 रोटरी क्लब्स हैं वर्ल्ड वाइड। वाओ। एंड अबाउट 1.2 मिलियन मेंबर हैं उसके रोटरी क्लब के। और रोटरी क्लब इससे ये है कि रोटरी क्लब में होता क्या है कि प्रोफेशनल्स और जितने भी जो लोग हैं ना, जो चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम कर लें, और तो वो क्या है कि रोटरी क्लब के मेंबर बन जाते हैं। और रोटरी क्लब के मेंबर बनने के बाद जो है ना, आप दूसरे मुख्तलिफ जो समाजी काम होते हैं, किसी को हेल्प करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए रोटरी क्लब के मेंबर्स जो है ना मिल बैठ के और वो सोचते हैं कि किस तरह से लोगों की मदद की जाए।
इसमें डिफरेंट प्रोग्राम है जो आपको उवैस साहब बताएंगे कि रोटरी के कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो हमने किए हैं और आजकल हम लोग करने जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो एक इंसान है उसकी लाइफ किस तरह से चेंज हो जाती है हमारे प्रोजेक्ट से। तो ये हमारा मिशन है एक्चुअली। तो उवैस साहब, आप मुझे बताएं कि क्या क्या ऐसा रोटरी क्लब करता है जिससे, जिस तरह इन्होंने परवेज साहब ने बोला कि क्या क्या बदलता है। कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट मोर? देखिए, what in essence happens is Rotary is like a set of community, जी, ठीक है, which is there to serve people ना। तो दो किस्म के हमारे पास प्रोजेक्ट हैं। एक हस्बे हाल के प्रोजेक्ट होते हैं कि बारिश हो गई, मच्छर हो गए, मिसाल के तौर पे कोविड-19 हो गया, सैलाब आ गए, तो सैलाब आएगा, उसके नतीजे में लोगों को सप्लाईज चाहिए, फूड चाहिए। बारिश हो गई, लोगों को मच्छरों के नेट्स चाहिए मिसाल के तौर पे। तो वो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इमीडिएट बेसिस पे एड्रेस होते हैं, ठीक है। जैसे अब कोविड-19 के ज़माने में एक ह्यूज काम जो रोटरी ने किया वो ये किया कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए जो किट्स हैं और मास्क्स हैं और सैनिटाइज़र्स हैं और ग्लव्स हैं, इस किस्म की चीज़ें हमने हॉस्पिटल्स को जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, ग्लोबल ग्रांट्स, उसके बाहर से भी कुछ फंडिंग हुई, लोकल भी। कुछ बस्तियों में जहाँ लोग काम पे नहीं जा रहे थे वहाँ हमने बहुत सारे कुक्ड मील्स लोगों को खाने खिलाए, राशन बांटे। ह्यूज अमाउंट पे रोटरी ने काम किया। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरा ऐसा होता है कि चूँकि रोटरी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया में मौजूद है, तो रोटरी का एक पावर है। right. और रोटरी का पावर जो है वो इंडिविजुअल में नहीं है, वो एक कोलैबोरेशन में है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रोटरी क्लब जो है वो इस रीजन के सबसे पुराने क्लब्स में 1933 का चार्टर्ड है, 1933 का। वाओ। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट क्लब ऑल्सो। 165 मेंबर हैं। टिपिकली रोटरी में 20 मेंबर होते हैं। दिस इज़ 165 मेंबर्स। दिस इज़ नोन एज रोटरी क्लब ऑफ कराची। ओके, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल 2006-2005 में जब मैं प्रेसिडेंट था तो मेरे पास रैंडमली किसी ने एक प्रोजेक्ट बताया कि दे वांट टू डू अ कैंप विद अस। यूएस के अंदर कुछ लोग थे अबाउट आर्टिफिशियल लिम्स। हमारा सब्जेक्ट नहीं था वो, लेकिन वी टुक द इनिशिएटिव बिकॉज रोटेरियंस ऑफर्ड अस। हमने यहाँ कैंप शुरू किया, उनके साथ एक कैंप किया। वो एक शेर है ना कि जब आप चलते हैं तो कारवां चलता है तो लोग मिलते रहते हैं। हमने वो कैंप शुरू किया, डाउ यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया। उस एक्सपीरियंस में हमने 1000 लोगों को फुट लगाया और उससे हमें पता चला कि एक शख्स जो एम्प्यूटी होता है, हमें नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत पुराना रोटेरियन हूँ, लेकिन हमें पता चला वो एम्प्यूटी जो है वो इतनी, उसकी लाइफ की डिग्निटी, उसकी लाइफ का ग्रेस, सेल्फ एस्टीम, वो सब खो चुका होता है एम्प्यूटेशन के साथ। एंड वी रियलाइज कि दिस इज़ अ डूएबल प्रोजेक्ट। हमने उसको एज अ परमानेंट सेंटर शुरू किया। एंड एज ऑफ टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव इंस्टॉल्ड 25,000 आर्टिफिशियल लिम्ब। गुलिस्तान जौहर में हमारा परमानेंट सेंटर है, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप लोग ये जो आपका आर्टिफिशियल लिम्ब वाला प्रोजेक्ट है, यू हैव अ परमानेंट सेटअप इन गुलिस्तान जौहर। ओके। और आपके डॉन ने भी हमारी बड़ी सपोर्ट की है। अच्छा। हमारे शुरू के पीरियड में डॉन ने हमारे फ्री ब्रोशर छाप के दिए। डॉन ने हमारे लिए फ्री एडवर्टाइजमेंट भी किए हमारे फंड रेजिंग के लिए। ओके। आपके डॉन के स्टाफ बहुत हमारे साथ कोऑपरेटिव थे शुरू में, और अभी भी वी हैव नेवर आस्क्ड देम। अब तो हमारा सेंटर चल ही रहा है। तो आई एम थैंकफुल टू डॉन न्यूज़ फॉर द सपोर्ट। एंड ऑनेस्टली दैट वाज रियली, मैंने कहा ना कारवां चलता है, लोग मिलते रहते हैं। डॉन वालों ने देखा, मेरे ख्याल में आपके यहाँ से शायद हमीद हारून आए थे और उन्होंने कहा मेरी भी ख्वाहिश थी कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगे। वी कोलैबोरेटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज जयपुर फूड ऑर्गेनाइजेशन। राइट। सो इसी तरह हमारे और प्रोजेक्ट्स भी हैं। जैसे पोलियो का पूरी दुनिया ने सुना होगा, पोलियो हमारा ग्लोबल प्रोजेक्ट है। रोटरी क्लब कराची भी परसू कर रहा है और पोलियो में हमारा पार्टनर WHO है। राइट। रोटरी हैज पार्टनर्ड विद WHO टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। There are only 2 countries which are left, Pakistan and Afghanistan. That is true. We'll talk more about, आप लोगों से बात होगी प्रोजेक्ट्स के बारे में, मगर अभी जाना है हमें एक छोटी सी ब्रेक के तरफ। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे दो मेहमान मौजूद हैं। हम लोग बात कर रहे हैं रमज़ान से पहले कि कितने सारे अच्छे काम हम लोग ज़िंदगी में कर सकते हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद उवैस साहब जो कि पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं रोटरी क्लब कराची के, और हमारे साथ हैं परवेज़ मद्रास वाला साहब जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं इस वक्त रोटरी क्लब कराची के। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं फॉर इंस्टेंस आपके क्लब का मेंबर बनना चाहती हूँ या कोई भी बनना चाहता है, तो व्हाट्स द प्रोसेस टू बिकम अ मेंबर? रूच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम तो आपको बिल्कुल वेलकम करेंगे कि आप हमारे क्लब की मेंबर बने और हमारे क्लब की रौनक अच्छी हो जाएगी। बहरहाल वो एक दोस्त है दूसरे दोस्त को इनवाइट करता है। जैसे आपने मुझसे बात की और इंटरेस्ट शो किया, मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप मेरे क्लब के मेंबर बने, और आप मेंबर बनेंगे, हम आपको वेलकम करेंगे। हम पहले आपको इनवाइट करेंगे हमारे क्लब की मीटिंग्स में और आपको हमारे मेंबर से मिलाएंगे। हम एवरी ट्यूसडे वी मीट एट पीसी होटल फॉर लंच, ठीक है ना? हाँ, तो हम उस लंच पे मिलते हैं, 1 बजे मिलते हैं, 2:30 बजे फारिग हो जाते हैं, और हमारा एक गेस्ट स्पीकर होता है वो टॉक्स अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन आंसर होता है एंड वी हैव ए लंच ओवर देयर। और इसमें हम उस नए मेंबर को हमारे बोर्ड के मेंबर से मिलाते हैं, दूसरे उनसे थोड़ा सा उनकी नेटवर्किंग हो जाती है, और फिर इसके बाद हम उससे पूछते हैं कि हाउ डू यू लाइक इट, और कहते हैं वाह आई लाइक इट, यू नो आई वांट टू बिकम ए मेंबर। और उसकी एक नॉमिनल फ़ी होती है एनुअली, एंड यू बिकम ए रोटरी क्लब मेंबर, और आपकी रजिस्ट्रेशन होती है रोटरी इंटरनेशनल से भी। तो जो भी आप रोटरी के अंदर काम करते हैं, जो भी अच्छे काम करते हैं, वो आपकी सारी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि आपको पता चले कि आपने ज़िंदगी में क्या, यू मेक ए डिफरेंस इन समबडीज़ लाइफ, यू नो, और रोटरी में आपकी क्या क्या अचीवमेंट है। तो बहुत अच्छा है। व्हेन आई वाज नॉट ए रोटरी मेंबर, यू नो, तो मुझे तो पहले पता ही नहीं था। मैं जब शुरू में गया तो मैंने बोला पता नहीं क्या होगा। जब मैं पहली मीटिंग में गया तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, और फिर इसके बाद अब पता नहीं कितने साल हो गए और आई बिकम ए रोटरी मेंबर, और अब उन्होंने कहा कि भाई आप प्रेसिडेंट बन जाएं, तो अब मैं प्रेसिडेंट बन गया। तो दिस इज़ हाउ रोटरी वर्क। रोटरी इज़ लाइक ए फैमिली, इट्स लाइक ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना। और जो उनकी सोच ऐसी होती है कि भाई हमें किसी की क्या अच्छे काम करने हैं, किसी की लाइफ कैसे इम्प्रूव करनी है। जैसे अभी ओवैस साहब ने बताया कि भाई आर्टिफिशियल लिम्स, अब आप देखें कि किसी बंदे का अगर पैर ना हो और कुछ भी ना हो और आप उसके पैर दे दें तो कितनी बड़ी बात है। 25,000 लिम्स हम लोग लगा चुके हैं। इसके बाद कोई बच्चा बढ़ नहीं रहा है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आपने उसको माल न्यूट्रिशन की वजह से आपने उसके लिए कोई काम कर दिया, आपने कहीं वेल्स लगा दिए, कहीं किसी जगह पे पानी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं कि जो रोटरी करती है। इसके हिसाब से हम लोग लोकल हमारी कलेक्शन करते हैं, फ़ंड कलेक्शन करते हैं, फिर इसके बाद हमें बाहर से मैचिंग ग्रांट मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे रोटरी के अच्छे काम हैं जिसकी वजह से रोटरी आजकल दुनिया में तकरीबन 1.2 मिलियन जो है ना रोटरी के मेंबर्स हैं, और पाकिस्तान में भी तकरीबन समझ लें कि कराची में 1200 के करीब हमारे यहाँ कराची में मेंबर्स हैं, और हमारे रोटरी में 165 जैसे ओवैस साहब ने बताया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा ओवैस साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी इन्होंने जिक्र किया बच्चों की नरिशमेंट और मैल न्यूट्रिशन, दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन अ लॉट ऑफ रीजन्स इन आवर कंट्री। उसके बारे में आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट है उसके थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डाली। देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमारे रोटरी में कहते हैं सर्विस इज़ थ्रू फेलोशिप एंड फेलोशिप इज़ थ्रू सर्विस। तो अगर रिफाकत होगी तो सर्विस होगी, और सर्विस होगी तो रिफाकत होगी। जिन जिन लोगों के साथ हमने 7 प्रोजेक्ट्स किए हैं या जिन जिन लोगों से हमारी रिफाकत है उनके साथ प्रोजेक्ट आए, तो ये मेल न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ देम। कैनेडियन कुछ रोटेरियंस थे, वो हमारे लिए कोशिश करके वहाँ 60% 50 to 60% फंड रेजिंग करते हैं। चूँकि मेल न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अनसेटाइबल सब्जेक्ट है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए। 22 मुल्क हैं दुनिया में जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मेल न्यूट्रिशन है, स्पेशली बच्चों का। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। इन सिंपल टर्म्स होता ये है कि बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ सर्टन स्मॉल डिजीज़, बिकॉज ऑफ डायरिया, छोटे बच्चे 6 महीने से लेके 5 साल की उम्र तक के बच्चे एक सिचुएशन में पड़ जाते हैं जिसका नाम है मैम, मीडियम एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, और उससे ज़्यादा जो सीवियर सिचुएशन होती है उसको कहते हैं सैम, सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। इस सिचुएशन में बच्चा खा नहीं पाता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगर मालूमात नहीं होती तो
स्पेशली ऐसे इलाकों में जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ उसको सूखे की बीमारी का शिकार समझते हैं और बच्चा जो है वो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं कर सकता। हम लोग ने कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस पर बहुत बड़ा काम कर रही है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी काम कर रही है, ठीक है, और हम भी काम कर रहे हैं। हम ऐसे एरियाज़ में काम कर रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट नहीं काम कर रही। हमारा रोल ये है कि हम पार्टनर करते हैं कुछ इदारों से। फॉर एग्जांपल हमने आगा खान के आउटरीच प्रोग्राम से पार्टनर किया हुआ है, हेल्प से पार्टनर किया हुआ है, ठीक है। और अभी हमारे एक जैकबाबाद में क्लिनिक शुरू होने वाला है जो हैंड्स के साथ, हैंड्स वालों का एक क्लिनिक है। तो वहाँ व्हाट वी डू इज़ गफ़ार बिल्लू और डॉक्टर अब्दुल रशीद मेमन, हमारा आइडिया ये है कि बच्चे को नापने का एक रूल ऑफ थंब का तरीका है, मिड अपर आर्म का नापने का तरीका है। कोई अल्लाह का नेक बंदा था, वो इजाद करके गया, जो सबसे आसान तरीका है ये नापने का कि बच्चा मेलन्यूट्रिशन का शिकार है कि नहीं है। वो जैसे ही टेप से नापा मिड अपर आर्म और वो रेड में आया तो वो सीवियर एक्यूट में है ना, उसका अभी वेट और बाकी जो आप उसके जो एज और हाइट और वो तो एक सेकेंडरी मैटर हो जाता है। और अगर वो येलो में आया तो इसका मतलब है मीडियम एक्यूट है। ये बेस्ट तरीका है माओं के लिए भी, माओं का भी इसी तरह एक पैमाना है। तो द आइडिया इज़ कि एज सून एज वो बच्चा इस सिचुएशन में आया हुआ है तो ये सोचे बगैर कि अब उसका और क्या करना है, उसको एक सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है जो 500 कैलोरी का सेशे, विच इज़ मोर और लेस लाइक पीनट बटर। मीठा होता है एक तरफ से, सेशे को आपने काटा और उसको चूसने पे लगा दिया। दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू गिव हिम वेरी हाई कैलोरी फूड एंड न्यूट्रिशन that he can absorb. With that he can That's absorb. amazing. Absolutely. That's really wonderful. 15 दिन में वो वेट गेन करने लगता है जी। अगर वो सैम का बच्चा है तो 6 हफ्ते तक देना पड़ता है, मैम का बच्चा है तो डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वेशन 3 से 4 हफ्ते तक। That's amazing. That's a wonderful thing. इसी के साथ नाज़रीन मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। हमारे मेहमान कहीं नहीं जाएंगे, कहीं आप भी ना जाइएगा। Stay tuned, we'll be right back. वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जो कि हमें बहुत सारी बातें बता रहे हैं अबाउट ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स दैट दे डू। हमारे साथ मोहम्मद उवैस साहब हैं जो कि पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं रोटरी क्लब कराची के, और हमारे साथ हैं परवेज़ मद्रास वाला जो कि करंट प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं रोटरी क्लब कराची के। अभी हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे सर कि आपने हमें बताया कि मेंबर कैसे बन सकते हैं, आप लोग इतनी सारी चीज़ें करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि फंडिंग जो है लोकली और इंटरनेशनली कैसे आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरह एलोकेट करते हैं, हाउ डज दैट हैपन? उरूज रोटरी क्लब का एक मैजिक है, इसमें सारे रोटेरियन है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना उस प्रोजेक्ट के साथ जो है ना चलने वाले हैं। हम प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ते नहीं हैं, ठीक है ना। उसका सबूत आपको थोड़ी देर में वैसा बताएंगे, मगर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि हमारे रोटेरियन हैं, क्योंकि सारे रोटेरियन होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, कोई बिजनेसमैन होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, कोई लॉयर होते हैं। तो ये सारे जो सोसाइटी की जो एलीट होती है ना वो सारे लोग जो है ना रोटरी क्लब के मेंबर्स होते हैं। राइट। और वो फिर उनके ज़ाहिर बात है कि वो अच्छा काम करने चाहते हैं तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। उसकी एक मिसाल देता हूँ इंटरनेशनली कि एक आर्च क्लम्प एक बंदा था जो रोटरी क्लब का मेंबर था यूएस में, और 1917 में जब उसको पता चला कि यार एक प्रोजेक्ट करने जाना है तो उसके जेब में उस वक्त $26.50 थे। उसने जेब में हाथ डाला और पूरे पैसे उस कंट्रीब्यूशन में 1917 में वो पैसे सारे उसने अब उसके किसी मकसद के लिए उसने डोनेट कर दिए। आज जो आर्च क्लम्प सोसाइटी है, फाउंडेशन है, उसका टोटल अगर अभी जो फंड देखा जाए ना तो वो मोर देन $1 बिलियन है। वाओ। तो उस बंदे के $26 से आज उसका फाउंडेशन में जो कंट्रीब्यूशन जो जमा है पैसा वो $1 बिलियन से ज़्यादा है। और जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं किसी भी दुनिया में किसी जगह पे, जैसे हम लोग कोई प्रोजेक्ट करने जाते हैं, छोटा प्रोजेक्ट होता है, वी हैंडल इट बाय आवर सेल्फ, और कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसको हम लोग चाहते हैं कि भाई हम रोटरी इंटरनेशनल के साथ मिल के करें, तो हम लोग दूसरे रोटरी क्लब को भी मिलाते हैं, ठीक है, ताकि वो भी हमारे पार्ट बन जाएं, और रोटरी इंटरनेशनल से मैचिंग ग्रांट भी हमें मिल जाती है, और फिर हम वो बड़ा प्रोजेक्ट है ना उसको यहाँ पाकिस्तान में एग्जीक्यूट करते हैं ताकि वो
सस्टेन भी कर सके और फिर वो लॉन्ग टर्म चले भी, क्योंकि लाइक ए सेट कि हम बीच में किसी को नहीं छोड़ते। हमारे पास आर्टिफिशियल लिम्स का प्रोजेक्ट था तो हमने 25,000 लिम्स लगा दिए अभी लास्ट वीक हमने उसको सेलिब्रेट किया था, एंड इट्स ऑन गोइंग, ठीक है ना। और कोई भी बंदा जस्ट वॉक इन, कोई नो मनी चार्ज, कोई भी हम पैसे उनसे नहीं लेते हैं, और उसको हम वो आता है बग़ैर पैर के और हम उसको पैर लगा के वापस भेजते हैं। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ रोटरी। फिर आपके कहीं भी किसी भी इलाके में आपको पानी नहीं है, हम जाते हैं, एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि उस इलाके में क्या हाल है, उस इलाके के लोगों से मिलते हैं, फिर हम फंड्स इकट्ठे करते हैं, हमारी अपनी रोटरी में फ़ंड इकट्ठे करते हैं। किसी भी वक्त, जैसे मैंने कहा, लंच पे हम लोग मिलते हैं, उस वक्त अनाउंसमेंट होती है कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं और हमें ये इस इलाके में हमें ये कुआँ लगाना है। तो उसी वक्त आप समझ लें कि आधे घंटे में जो है ना आपके पास 5-6 कुएँ के पैसे जमा हो जाते हैं। एक कुएँ की कॉस्ट आती है about 3 लाख रुपए, और आप ये कि रोटरी का मैजिक है कि उसी वक्त आधे घंटे में आपको 10 कुएँ के 6 कुएँ के पैसे उसी वक्त आ जाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, और हम उसको कोशिश करते हैं कि 1 महीने में उस इलाके की जो लोगों की ज़िंदगी है ना वो चेंज हो जाए, उनको पानी मिल जाए। तो इस तरह से हमारी जो कंट्रीब्यूशन होती है और इस तरह से हम पैसे इकट्ठे करते हैं। और इसकी एक मिसाल ये है मैचिंग ग्रांट वाली, और कि ये हेल्पिंग बेबी ब्रीथ, yes, I would like मैंने to आपको talk बताया about था। that. तो ये ओएस साहब आप इसको बताएंगे कि ये किस तरह से प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, और इसमें आप बच्चे की किस तरह से, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आप जान कैसे बचा सकते हैं। एक किसी की जो गलती की वजह से वो बच्चा जो है ना अपनी लाइफ जो है ना वो इस दुनिया में आँख नहीं खोलता है, और ओवैस साहब ने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है। जी ओवैस साहब। जनाब, ये रोटरी का जो जादू है ये वाकई एक जादू है। आप इमेजिन करें, यूके के अंदर एक इसी तरह एक छोटी सी महफिल थी जहाँ पर ये HBB की एक ट्रेनिंग हो रही थी। HBB एक ग्लोबल ट्रेनिंग है जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन ने हमारे जैसे अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिनको हम कहते हैं उनमें 20 साल रिसर्च करके उन्होंने ये ट्रेनिंग निकाली है। ये सेट ऑफ 4 ट्रेनिंग्स हैं, ये पहला पार्ट है। ये ट्रेनिंग इस बात से निकाली है कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ इतने न्यूनेटल पैदाइश के साथ ही बच्चे क्यों मरते हैं। तो 20 साल वो मुख्तलिफ जगह उनके लोग रिसर्च करते रहे, एंड दे केम अप विद, अगर आज के ज़माने में SOPs बहुत खूबसूरत वर्ड है जो हमने समझ लिया है कि क्या है। तो दिस इज़ अ सेट ऑफ SOPs। तो अगर इस SOPs को आप अगर फॉलो करें, किसी शख्स को भी सिखाया जा सकता है, चाहे वो आया हो, चाहे मिडवाइफ हो, चाहे लेडी हेल्थ वर्कर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो। डॉक्टर और नर्स आर सपोजिडली दे शुड नो इट, हाउएवर AAP रिकमेंड करता है टू सर्टिफाई देम ऑल्सो इफ़ दे आर नियर एनीबडी और एनी सॉर्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है। तो UK में एक मीटिंग हो रही है, इसमें 1-2 रोटेरियन भी हैं, बहुत सारे लोग, ट्रेनिंग हो रही है, HBB का प्रोग्राम चल रहा है। HBB हेल्पिंग बेबी ब्रीथ, उसका ये है हेल्पिंग बेबीज ब्रीथ। वहाँ एक स्लाइड चलती है जिस पे लिखा हुआ है कि 46 to 1000 डेथ रेट है पाकिस्तान का। तो वहाँ एक रोटेरियन को ख्याल आया कि क्यों ना मैं पाकिस्तान में किसी से बात करूँ। उसने अपने दोस्त, हमारे सीनियर रोटेरियन जो पोलियो के भी चेयर हैं, अजीज़ मेमन साहब से बात की, और अजीज़ मेमन ने वो मेरी जिम्मेदारी लगाई। एंड नाउ यू सी दिस प्रोग्राम इज़ इन पाकिस्तान। जी, होता क्या है, करना क्या होता है? अच्छा, ये देखें, ये सेट ऑफ SOPs है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अगर इजाज़त दें तो मैं जल्दी से आपको डेमो करके दिखा। देखें, सबसे पहले द ट्रेनिंग सेस, हाथों की सफाई, नो विंड, छोटी सी प्राइवेसी चाहिए, ठीक है, जहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, हवा का झोंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने 2 चीज़ें पहले मिनट में कवर करनी है, एक ब्रीदिंग और एक टेम्परेचर। ठीक है। बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदाइश के साथ ही उसको जनाब ड्राई किया गया, ठीक है, बच्चे को, ठीक है, और पैदाइश के साथ उसको ड्राई करने के साथ ही बच्चा रो पड़ा, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, हंकी डोरी। बच्चे को उठा के माँ के एब्डोमेन पे दे दिया गया ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन करे, और उसको कवर कर दिया गया, ठीक है। 1-8 मिनट में बच्चा स्टेबलाइज हुआ, और उसके बाद उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो 2 और 3 फिंगर के फॉर्मूले पे बांध के उसको डिटैच कर दिया गया। तो हमने पहले मिनट में हेल्पिंग बेबीज ब्रीथ में उसकी ब्रीदिंग और उसका टेम्परेचर जो है उसको स्टेबल कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, लेट्स से गॉड फॉरबिड द चाइल्ड इज नॉट ब्रीदिंग, ठीक है, दैट इज़ वेयर द चैलेंज कम्स। अभी पैदा हुआ है और अभी 20 ही सेकंड हुए, उसी 20 सेकंड के दौरान में ड्यूरिंग द रबिंग
एंड यू रियलाइज कि बच्चा फिर भी नहीं रो रहा, तो देन वी हैव ए स्मॉल बल्ब हियर, अब सॉरी जी। तो बच्चों के जो ब्रीदिंग के एरियाज हैं, ऑर्फिसेज, उनका माउथ और उनका नोज़, उसमें अगर म्यूकम या मीकम भरा हुआ है तो उसको क्लीन किया, ठीक है। उसको क्लीन करने के बाद चांसेस ये हैं कि बच्चा रो पड़ेगा। अगेन एज यूजुअल द SOP इज के उसका सर ढकें और उसको कवर करें और माँ को दे दें, ठीक है। खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी अगर बच्चा नहीं रोता, अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ, अब हमारे 40 सेकंड हुए, तो देन वी हैव दिस एम्ब्यू बैग, ठीक है, पार्ट ऑफ द किट। और ये एम्ब्यू बैग लगाया और बच्चे को थोड़ा सा आपने CPR दिया, ठीक है। आप ये देखें इसका सीना चल रहा है, ठीक है, और बहुत थोड़ा सा उसको सिर्फ 1 2 3 1 2 3 और बच्चा सांस लेने लगेगा। खुदा न खास्ता 40 सेकंड 50 सेकंड 60 सेकंड पास ऑन हो गए। तो पार्ट ऑफ SOPs ये भी है कि इफ़ फिर भी बच्चा रिवाइव नहीं होता तो देन शुरू में ही फैसला कर लिया गया है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो कौन से करीबी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है। ये हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये अगर 100 बच्चों में से 15 बच्चे ट्रबल्ड हैं तो 13 से 14 बच्चे सिर्फ इस प्रोग्राम के तहत बचाए जा सकते हैं। वाओ, ये बहुत बड़ा फिगर है। श्रीलंका में 36 to 1000 था, अब उनका फिगर लेस देन 10 to 1000 हो चुका है। तंजानिया में भी 30-20 के पास फिगर था, अब 16-17 पे आ चुका है। दे ऑल रनिंग दिस प्रोग्राम फॉर पास्ट मेनी इयर्स। और पाकिस्तान में भी ये प्रोग्राम रन कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, इस प्रोग्राम में कूही गॉट हॉस्पिटल, डाउ हॉस्पिटल इज गोना सून जॉइन द बैंडवैगन, और पीमा, पाकिस्तान इस्लामिक मिशन एसोसिएशन, ठीक है, हेल्प, ये सारे लोग हमारे साथ इसमें शामिल हैं। एंड सिंध गवर्नमेंट इज सून गोना जॉइन हैंड्स, एंड मे बी थर्ड में हम एग्जांपल बनाएंगे टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट to the best level in Pakistan, maybe less than 10 इंशाल्लाह। and I wish you all the best. Thank you both for coming. आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत एक अमेजिंग जॉब कर रहे हैं। हम दोबारा आप लोगों को अपने शो पे ज़रूर बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे। आपके और भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके बारे में। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आप आई एम श्योर अप्रिशिएट करेंगे, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, रमज़ान इज़ अ ग्रेट टाइम टू गिव। इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे एंड हम बात करेंगे आपसे रमज़ान के महीने में अपने आप को बजट किस तरह करना है, तो वो हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं द वंडरफुल, द एवरग्रीन सलमा ज़फ़र, और वो हमें बता रही हैं कि क्या क्या भंड मारते हैं हम रमज़ान की बजटिंग के अंदर। दो चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं। एक, हमारी ज़कात को हमने रमज़ान से रिलेट कर दिया। फर्स्ट रमज़ान से स्टार्ट होती है, 30th रमज़ान तक। इसके अलावा हमें लगता है पूरे साल में कुछ नहीं करना चाहिए, हमें ये चैरिटी पूरा साल करनी चाहिए। इसी तरह रमज़ान की शॉपिंग एक बजटिंग हमने करनी है, जिसके बारे में कहते हैं ग्रॉसरी जो है वो एक नॉर्मल बात है। जब आपके घर में सामान ख़त्म हो रहा होता है, या आपके घर में कोई शादी या फंक्शन आने वाला होता है, या कोई त्यौहार आने वाला होता है, तो उससे पहले आप ग्रॉसरी करते हैं। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब थोड़ी लास्ट मोमेंट में चाय की पत्ती लेने जा रहे हैं और लाल शरबत ख़त्म हो गया, पीला शरबत ख़त्म हो गया, ये बड़ा चक्कर है। और उसमें जब आप पूरी फैमिली को लेकर जाते हैं तो क्या होता है, मुझे लाल वाला चाहिए, उसको पीला वाला, उसको हरा वाला भी चाहिए, तो ये बड़ा चक्कर हो जाता है। हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिशें और प्रायोरिटीज़ होती है। मेरा तो ये वाला होना चाहिए। तो कितने शरबत आप रखेंगे, उसमें हमारा बजट बिल्कुल आउट हो जाता है, मारा मारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि ख़वातीन या घर के मर्द बैठकर ख़वातीन के साथ पहले ग्रॉसरी की लिस्ट बना लें और उसके बाद ग्रॉसरी करने के लिए मैं इस वक्त इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मेरा प्रॉब्लम है कि लिस्ट तो बनी होती है। जब मैं भी थोड़ी देर पहले ये बात का जिक्र करी थी शो के शुरू में, मैं जब सलमा मसालों के आयल पे पहुँचती हूँ ना, पता नहीं वहाँ पे क्या भेजा, बिल्कुल आउट हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ था ज़ीरा घर में या नहीं, गोल वाली साबुत मिर्च है या नहीं। एक ये ऐसी वहाँ पे कंफ्यूजन होती है। फिर उसके बाद होता ये कि मेरे घर में, मैं मजाक नहीं कर रही, कोई 15-20 पैकेट जमा हो जाते हैं ज़ीरा के, फलाने के, ढमकाने के, और वो फिर भी मैं भूल जाती हूँ कि पड़े हैं। अच्छा, एक चीज़ तो सबसे पहले ग्रॉसरी करने वाली ख़वातीन को चाहिए कि उनको अमाउंट का पता हो, ये चीज़ कितनी महंगी और कितनी नहीं। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, क्योंकि जब पहली दफ़ा शादी के बाद मैंने ग्रॉसरी की लिस्ट बनाई थी, तो उसमें मैंने आधा किलो हरी वाली इलायची, छोटी इलायची, और आधा किलो लौंग,
जिस टाइम मैं लेने के लिए गई तो वो आदमी जानने वाला था, नॉर्मली मेरे ससुर वहीं से उठाते होते थे सारी ग्रॉसरी। उसने कहा बेटा घर के लिए ले रही हो ना, देख तो नहीं पकानी, ये 2 शादियां भी निपटा लोगी इसके अंदर। तो आई वाज शॉक, मैंने कहा हाँ। और जब वो भरना शुरू हुआ उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई और महंगा बहुत था। तो इसके लिए ये है सबसे अच्छी चीज़ जो मैं हमेशा से आप लोगों को एक टिप देती हूँ, प्लीज़ अपने घर में किचन की कैबिनेट्स को, अपने जो ज़ख़ीरे के लिए जो हमने डब्बे बनाए हुए ना दालों के, आटे के, चावल के, प्लीज़ उसे चेक किया करो। बड़ी मज़ेदार चीज़ क्या है, हम अपने किचन को बड़ा खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं, तो वाई नॉट इनर साइड में आप एक पेपर लगा दो और उस पर एक लिस्ट बना लें। मेरी वो चेक लिस्ट बनी हुई है। मैं डबल टिक करती हूँ कि मेरे पास अवेलेबल है, सिंगल टिक करती हूँ इसका मतलब है अभी 15 दिन गुजर जाएंगे इस सामान के साथ, और क्रॉस लग जाता है कि बिल्कुल नो, जो क्रॉस है उसमें मेरा हफ्ता गुजर जाता है। मींस मुझे ये पता होना चाहिए ये मुझे हर हालत में परचेज करनी है। तो वो अगर आपने की हुई है और उसके साथ आपकी जो डायरी की लिस्ट है वो आपकी परचेज है, वो मेरी बाकायदा पेंसिल के साथ है। एक वजह से हम स्कूल के अंदर पेपर्स के लिए नहीं बनाते थे, सारा कुछ पेन से बनाते थे, वो बिल्कुल जी मार्जिन ड्रॉ करते थे और बीच में पेंसिल से लगाते थे। अब ये हो गया, अब इसको रब करो, अब ये नहीं रह गया, बिल्कुल ऐसे बच्चों वाला काम करती है। बट इससे होता क्या है कि मेरे घर में ना तो कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि कराची के वेदर की बात करूँ ना तो हर चीज़ के अंदर फिर कीड़ा लगना शुरू होता है। सिर्फ कराची का प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी इस्लामाबाद में थी तो मैंने वहाँ पर भी ये बात नोटिस करी कि जो ये मैं अपने उसके किसी रिलेटिव के घर पे रह रही थी, तो वहाँ पर वो जो ये चिली फ्लेक्स होते हैं ना उनके अंदर कीड़ा पड़ा हुआ था। कीड़ा पड़ा ये मैंने सोचा, वो मैंने कहा बड़ी खुश हुई मैं ये देख के, मैंने कहा अच्छा सिर्फ कराची में नहीं होता, ये पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम। लेकिन अरूज हम कितनी चीज़ों को फ्रिज में रखेंगे, जैसे मैदे में सुसरी ना पड़े, सुनिया ना पड़े, तो उसका तरीका ये कि आप उसे फ्रिज में रख दें। कितनी चीज़ें आप उठा के फ्रिज में रखेंगे। क्योंकि जब मैंने कराची में गया था तो मेरा काम था, जब मैंने एक्चुअली किचन संभालना शुरू किया था तो मैं हर चीज़ को फ्रिज में रख देती थी। तो अम्मा ने यही कहा खैरियत है, अब किचन में गोश्त और बाकी चीज़ें नहीं रहेंगी, सब चीज़ें तो तुमने ये सूखी डाल दी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर हम वो अमाउंट उतनी ही चीज़ लेकर आएँ, ये ना करें कि हाँ जी हमने बल्क बाइंग कर लिया। और सबसे बड़ी बात है, बल्क बाइंग से ज़्यादा आपके सर पे कोई हो ना देखने वाला, चेक रखने वाला, तो फिर आपको बड़ी डांट पड़ती है। ये जो हरकत है ना कि गोल लाल मिर्चों के 15 पैकेट हैं, तो प्लीज़ उसके गरम मसाला पीस लें। फ़िलहाल सारी ज़ीरा शीरा जो पुराना पड़ा हुआ उसको तो करें आप तवे पे गरम, और उसका आप गरम मसाला पीसें ताकि आपके लिए काम आए, वो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा फिर उसके। हाँ एब्सोल्युटली। बट बाकी सारी चीज़ें फ्रेश लेकर आएँ, बहुत ज़्यादा मत है। दालें भी एक टाइम पे आकर फिर वो गलती नहीं है जब पुरानी हो जाती है और आटा बन जाती हैं, बिल्कुल बुरती हैं। इसी तरह चावल, आपका चावल है कि जी आप पुराना जितना मर्जी हो, अच्छा ये आपने थोड़ा बहुत आपने ख्याल रखना है। और प्लीज़ 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 सिर्फ 2 लोग जाएँ ग्रॉसरी के लिए, और कोविड के लिहाज से भी यस, तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। SOPs फॉलो करें प्लीज़। थैंक यू। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। सलमा कहीं नहीं जा रही, हमें थोड़ी सी और ये टिप्स और ट्रिक्स बताएंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं द वंडरफुल, द एवरग्रीन सलमा ज़फ़र, और वो हमें बता रही हैं कि क्या क्या भंड मारते हैं हम रमज़ान की बजटिंग के अंदर। तो सलमा, आप मुझे बताएं कि सबसे कॉमन भंड क्या होता है? 2-3 तो आपने बता दिए हैं। सबसे कॉमन भंड तो आपकी ग्रोसरी शॉपिंग का, फिर उसके बाद ये है आपके समोसे और पकौड़े जो आपने बहुत ज़्यादा खाने हैं। ऑयल फ्राइंग जो है वो आपके लिए बहुत बुरी है, उसमें आपको यही नहीं अंदाज़ा होता सीरियसली कि आपने खाया कितना है और आपने चढ़ाया कितना है। आपके वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है और हार्ट बर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। आपका रमज़ान रोज़ा नेक्स्ट जो है वो भी थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, प्यास बहुत लगती है। और हम क्या करते हैं, रंग बिरंगे शरबत बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम ये नहीं देखते कि हमें ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए जो कि मौसम के लिहाज से भी हो और हमारे लिए अफादियत भी रखती हो। और ये जो हम इतने जो फ्राइंग के आइटम्स हम खा रहे हैं उसकी वजह से जो हमें बार बार प्यास लग रही है, वो ज़रा प्यास हमारी रुक जाए। तो ये ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको ड्रिंक्स के साथ बताऊंगी ताकि ये मिस ना हो जाए किसी तरह। हाँ भाई बिल्कुल, ड्रिंक्स का तो बहुत ज़्यादा सीन है सलमा। मतलब आपने ये देखा कि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों के हवाले से ज़रूर कहूँगी, यहाँ मैं खुलकर बात कर सकती हूँ। ऐसा क्या है कि हम ये समझते हैं कि जितना कमाना है वो इसी रमज़ान के अंदर हमने कमाना है। ये मैं सारे अपने उन भाइयों को कह रही हूँ जो स्पेशली महंगाई को बढ़ाने में हिस्सेदार होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर ये कहा गया है कि ये कमाई का महीना है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सवाब कमाने का महीना है। तो प्लीज़ इतनी महंगाई मत करें। चीनी बहुत महंगी हो जाएगी, हो गई है मतलब आप लोगों के लिए, और हो रही है कंटिन्यूस। अरू जैसे लोगों के लिए जिन्होंने अभी शॉपिंग नहीं की। अच्छा, चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए, क्या करना है आपने, घर में शरबत बनाना है।
तो क्या चीज़ होनी चाहिए इस वेदर के लिहाज से, या तो आप गुड़ इस्तेमाल कीजिए या आप शक्कर इस्तेमाल कीजिए। एक खाने में अच्छी, आपकी सेहत के लिए अच्छी क्योंकि केमिकल फ्री है, और दूसरी बात है आपकी पॉकेट पे अच्छी। सबसे बड़ी बात यह है, तो आपने लेना है गुड़ या शक्कर, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो आपको ये मैं अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा बना के बता रही हूँ, इसको इकट्ठा बना लें और हल्का सा बॉईल करके भी अगर शक्कर का या गुड़ का सिरप बना कर रख देंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ ये है कि मैं आपको बताऊं कि क्विक आपके लिए लेमनेड जो बनते हैं, हाय हाय हाय, उसका क्या तरीकाकार है। स्कंजवीन नाजरीन, स्कंजवीन एक तो ये बड़ा ख़ास है। यमी शक्कर और सत्तू इस टाइम आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि इससे न सिर्फ आपकी प्यास ख़त्म होती है बल्कि मैदे की गर्मी को ख़त्म करते हैं। बात बताऊँ, इसमें इतना लंबा प्रोसेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, ये बड़े आराम से खुल जाता है। हाँ, ये तो मैं इस टाइम यहाँ पर ये कर रही हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास शक्कर गुड़ का शरबत आ गया, हमने ये बना कर रख लिया। और अब हम इसके अंदर करेंगे, जिस टाइम आपने मैंने ढेर सारी बर्फ़ डालिए, बर्फ़ डाल के इसको क्रश कीजिए। क्रश करने के बाद आपने अपने ग्लास के अंदर शरबत डाला और अब उसके बाद आपके पास आ गया सत्तू। सत्तू बहुत तरह के हैं हमारे पास, जौ का है, आटे का है, चने का है, जो कि ख़ास गर्मियों की आपकी और ठंडा करता है अंदर से, बेहतरीन ठंडा करता है जी। अच्छा, सत्तू के शरबत के बाद कौन सा? अब आपने मुझे स्कंजवीन कह के ज़रा थोड़ा सा ललचा दिया था। अब ये आपका आ गया। अब अगर हम सिकंजवीन की बात करें तो पहले सिकंजवीन के साथ मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये है आपकी आइस क्यूब्स। आपने क्या करना है, जिस वक्त आपको टमाटर और नींबू, बिल्कुल लेमन आपका सस्ता हुआ हो या आपका ख़राब होने वाला हो, तो आपने क्या करना है, उसको ऐसे उसकी आइस क्यूब्स बना ली। आपने उसकी आइस क्यूब्स बना ली, ठीक है। आपने इसी तरह टमाटर की पेस्ट की आइस क्यूब्स बनाई। ये आपका 2 आइस क्यूब्स आपके हांडिया में जाएंगे तो आपका 1 टमाटर है, ये बस याद रखिएगा। अगर आइस क्यूब की ट्रे छोटी है तो 3 डाल दें। नहीं, आप ज़्यादा डालने वो कुछ नहीं, क्योंकि मैंने एक और मेरे पास आइस भी पड़ी हुई है, वो शरबत के लिए थी। तो मैं आपको जल्दी से एक और बात बताऊं जिसमें 2 रेमेडी। दही हमारे घर के अंदर आता है। पहली बात तो ये कि अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए दही प्लीज़ घर में जमाइएगा। एक आपके घर से, अपने पास से घर से जमाएंगे। इसको बहुत आसान तरीका है, नीम गर्म कर लीजिए। वेदर बहुत गर्म है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद आप एक बड़ी पतीली के अंदर भी ना, ये इतना सा दही मोर देन इनफ है, गुनगुना दही। तो उसके अंदर आपके लिए ये होगा कि आपने ये लगा लिया और उसके बाद आपने उसे छेड़ना नहीं और उसे ढक के रख लें, तो आपका दही सुबह सहरी में तैयार होगा। आपको किस टाइम लगाना है? इशा की नमाज, तरावी पढ़ने के फ़ौरन बाद लगाना। ओह वाओ! क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि जैसे आप रोज़ा खोलते हैं उस टाइम लगाते हैं, गर्मियों में ज़रा। अच्छा, अब ये आपका ख़राब हो रहा है जी दही, इसका क्या करेंगे? आप इसकी आइस क्यूब्स बना लें। टमाटर बहुत महंगे हो गए रमज़ान आने के बाद, तब हमने क्या करना है कि खाने के अंदर, सालन के अंदर टमाटर नहीं डालेंगे, हम क्या डालेंगे? दही ऐड करेंगे। तो एक हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, दूसरा ये कि सालन की जो ग्रेवी बनती है वो बहुत मज़ेदार बनेगी, और तीसरा ये कि दही का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा जो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आप गर्मी में जब बाहर से शॉपिंग करके आते हैं या काम करके आते हैं तो उसके लिए रिफ़्रेश करने के लिए अपने आप को यही आइस क्यूब उठाएं और अपने चेहरे पे सारी लगा लें। एक आपको ठंडा ठंडा मिलेगा, इफेक्ट आएगा। दूसरा ये क्या करेगा, जो बाहर की टैनिंग है धूप की फौरी वाली, वो फ़ौरन काट देगा। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो ये आपकी क्विक रेमेडीज़ है, इससे आपको ये फ़ायदा। अब लेमन का भी ये है कि आपने ये शरबत बना के रखा, इसमें बर्फ़ डाली और उसके बाद वो लेमन की क्यूब्स डाल दी, वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होगा, ठंडा करेगा और आपकी सिकंजवीन बिल्कुल रेडी हो जाएगी। क्या बात है। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। सलमा कहीं नहीं जा रही, हमें और टिप्स देंगी। देखें, उन्होंने इतनी सारी मतलब किचन स्लैश स्किन मतलब एक ही झटके में उन्होंने साइड पे कर दिया। ये हम इनसे दोबारा करवाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं सलमा। सलमा हमें बता रही हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए रमज़ान में। जी सलमा, आपने स्कंजवीन भी बना ली, आपने सत्तू भी बना लिया। बिल्कुल। और आखिरी शरबत जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, जिससे न सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी,
क्योंकि जो हालात हैं कोविड की वजह से और जो इसकी तीसरी लहर है, प्लीज़ 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 फिर एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं लोगों को SOPs फॉलो करें। और अगर आप लोगों को वाकई ही दिल से चाह है कि आप ये रमज़ान का महीना पूरा गुजारें, जिसके लिए हम बहुत दुआएं मांगते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए और अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करना चाहिए। आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होंगे, आप इम्यून होंगे अंदर से, तो आप रमज़ान बहुत अच्छा गुजारेंगे और सबसे बड़ी बात है इस बीमारी से बचे रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसी तरह शक्कर या गुड़ का शरबत बना के रख लिया। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। ये इसका ये आप मुझे बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है? लेमन होता है, ऑरेंजेस होते हैं, जिंक होता है, आयरन होता है। इस सब चीज़ों के साथ हमें क्या चीज़ मिलेगी जो ऐसी कुदरती है? वो है आलू बुखारा। सूखा आलू बुखारा आपने रात को भिगोया, भिगोने के बाद उसको शेक करके इसी तरह पीस के रख लिया। इमली आपने रात को भिगोई और उसको पीस के रख लिया। ये आपके लिए बेहतरीन गर्मियों का शरबत है, बेहतरीन, जिससे ना सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इससे आपके मैदे की गर्मी भी ख़त्म होगी। रोज़ा रखने के बाद वो जो आपको लगता है ना, जो आपने इतनी फ्राइंग आइटम खाई है तो उसे तजाबियत होनी चाहिए, ये उसको भी काटेगी और आपकी सारे जिस्म को ठंडा रखेगी और एक ठंडा ठंडा कूल कूल इफेक्ट रहेगा। तो ये हमने कर लिया। इसके अंदर मैंने 1 प्याली इमली का जूस डाल दिया है, वो पूरा गूदा है, उसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद वो मैंने प्याली में निकाल लिया था। इसी तरह आलू बुखारा है, उसे मैंने रात को भिगो दें या सुबह उठकर गुठली निकाल के उसको गुड़ इसी तरह आपने कर लिया। आपने इस तरह गुड़ के या शक्कर के शरबत में डाल दिया। ये दोनों ना सिर्फ कॉस्ट वाइज आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बल्कि बेहतरीन शरबत है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, एक चिक लेते हैं अभी। अच्छा है ना, ये हो गया। इसके साथ साथ एक बात छोटी सी ज़रूर शेयर करूंगी। जैसे हम बहुत ज़्यादा धनिया और पुदीने की चटनी पे चले जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चटनी होती है। अच्छा, वो चटनी फ़ौरन ख़राब हो जाती है, चाहे उसमें इमली डाल, काली हो जाती है, उसका रंग बदल। आपने क्या करना है, आपने उसकी थिक सी पेस्ट बनानी है। और जैसे मैंने आपको दही और टमाटर के क्यूब्स बनाने के लिए बताया, मेरे घर में पूरा साल ऐसे चलती है। हम क्या करते हैं, इसकी क्यूब्स बनाकर रख लेते हैं और जब हमने दही वाला रायता बनाना होता है तो हम इसे दही में डाल देते हैं। वो क्यूब्स आहिस्ता आहिस्ता वो पानी भी छोड़ते हैं, आहिस्ता मिक्स हो जाता है। प्लेन छोड़ना है, बिल्कुल ऐसे। और दूसरी, अगर आपने सादी चटनी चाहिए बगैर दही के, तो उसका ये है कि आप थोड़ी देर बाहर रखें, वो थो होगी और वो फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। तो ये बेहतरीन तरीका है, एक आपका टाइम बचाने का, और दूसरा आपकी ये सब्जियां जो है ना, जो ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्दी, जिनको हम बहुत बल्क बाइंग में ले लेते हैं कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, होता कुछ नहीं है। पालक ले लें, मटर ले लें, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। शलजम ले लें, आप इनको बॉयल करें, बॉयल करके रख दीजिए। मटर को बॉयल करने की ज़रूरत है, उसको ऐसे ही रख दें। ब्रोकली वगैरह अगर आपने ली है तो उसको फ्रीज़ कर दें, बजाय चीज़ को ज़ाया करने। इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप जब अपना ग्रॉसरी वगैरह की लिस्ट बनाते हैं या घर के हाउस होल्ड के लिए लिस्ट बनाते हैं, तो ये ज़रूर देखिएगा उसमें ज़ाया ना कोई चीज़ हो। अच्छा, एक क्विक जो रेसिपी मैं देना चाह रही थी, आप सबको पता है कि हम पराठे कैसे बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपने घर के बाहर जितने गार्ड्स हैं उनको सहर करवाती हूँ, तो उसका सहर कराने का तरीका ये है, मैं रोज़ सुबह उठकर सहरी में पराठे नहीं बनाती, मैं पहले पराठे बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। और आप उसे कच्चे मत फ्रीज़ करें, पराठा बनाइए प्रॉपर जिस तरह पराठा बनाते हैं, और उसको दोनों साइडों से हल्का हल्का सेक लेने दें। वो दोनों साइडों से हल्का हल्का पका हुआ होगा। सुबह आपने तवा गरम किया और उस पर जल्दी से घी डाला और उसे गरम किया और जिसको देना दे दे। इससे क्या होगा, सुबह के वक्त अगर आपकी आंख देर से खुलती है या आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप बहुत जल्दी सहरी तैयार कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कॉमन बहुत सारी बजटिंग मिस्टेक्स होती हैं जिसके अंदर हम लोग, जिस तरह भी आपने बोला, बल्क बाइंग कर लेते हैं इस चक्कर में कि हमने बस ज़िंदगी में पकौड़े अंत कर देने, इधर ही खाने हैं। मैं पिछले रमज़ान मैं अपने बारे में एरर्स कर सकती हूँ, देखिए मैं किसी और की शिकायत नहीं लगा सकती। मैंने पिछले रमज़ान सलमा ख़रीदा बहुत सारा बेसन, क्योंकि मुझे लगा कि हम लोगों ने बस पकोड़े खाने और कुछ नहीं करना ज़िंदगी में। वो बेसन रमज़ान के बाद भी मतलब इतना सारा बचा हुआ था कि वो खौफनाक क्वांटिटी, और मेरे फ्रीज़र में जगह नहीं थी बस। तो अच्छा, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या करें? अब वो इतना ज़्यादा जो आपने बेसन ख़रीदा है, तो आप हमेशा देखिएगा कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाए जो आप बल्क में ले लेते हैं या घर में पड़ी है, तो आपने उसे यूज़ कैसे करना है। बेसन ताज़ा पका हुआ होगा तो कड़ी बेहतरीन बनेगी और पकौड़े बेहतरीन, ताज़ा मतलब पिसा हुआ होगा। और अगर पुराना है तो अब पुराने को हमने यूज़ कैसे करना है। छोटी छोटी, आपको पता है वो पकौड़ियाँ बनती है जो हम ड्राई करते हैं, मठिया कहते हैं, बहुत सारे उसके नाम हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ। उसे यही जो पकौड़ों का मसाला होता है उसके साथ बनाकर गूंद कर उसको सुखाया जाता है धूप के अंदर,
सुखाने के बाद वो आप मसाला भून के तो उसके अंदर उसे पकाते हैं। ये बहुत सारी ख़वातीन हमारी जानती हैं, अब हमारे बच्चों को नहीं पता क्योंकि हम इतना मेहनत वाला काम नहीं करते, लेकिन आपका बेसन उसमें बच सकता है। और एक चीज़ ये आज मुझे मौका मिल गया, ये है शिफॉन का दुपट्टा। आपने किसी भी बोल के ऊपर बहुत टाइटली बंद करना है, ठीक है? सही है। ये ऐसे करके नीचे से पकड़ लें गोल घुमा के। अब मैं हमेशा कहती हूँ ना कपड़ छान कर लें कोई भी चीज़, तो सब मुझे कहते हैं व्हाट इज़ कपड़ छान। ये है कपड़ छान। आपने इससे उसको स्ट्रेन करना है, ये आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब इसमें कोई ज़र्रा नहीं बचेगा, कोई कीड़ा नहीं बचेगा। ये आपके पुराने बेसन, पुराने आटे, मैदे उनके लिए। अब आपने जब ये कर लिया तो मैंने आपको बहुत ढेर सारी रेमेडीज़ बताई हैं। इससे आप अपना बेहतरीन फेस वॉश बनाइए, इससे अपना फेस पैक बनाइए, बेसन का बनाइए, आटे का बनाइए, मैदे का बनाइए, जिसका मर्ज़ी बनाइए, बेहतरीन है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और आपको रमज़ान आने वाला है तो पहले से ही रमज़ान मुबारक। बिल्कुल, आपके तमाम व्यूवर्स को, पूरी टीम को और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक बेहतरीन अच्छा सा रमज़ान गुजारे और हम इसकी बेहतरीन अफादियत हासिल कर सकें। एब्सोल्युटली। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम लोग आपसे मिलेंगे कल एक नए शो के साथ। रमज़ान कल है, परसों है, ये तो मतलब पता चलेगा। लेट्स सी कि क्या होता है, रोज़ा पहला कब आता है वो हम देखेंगे, मगर हम लोग आपसे मिलेंगे कल। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप को हिफाजत में रखिए, मास्क पहन के रखिए। तीसरी लहर जो है कोरोना की वो काफ़ी संगीन है, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। प्लीज़ अपना रमज़ान ना ख़राब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, हम लोग मिलेंगे कल सुबह। अल्लाह हाफ़िज़।